हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आज पार्ट 4 होगा। भाग 1 में हमने भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। भाग 2 में हमने नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उसके बारे में जाना। फिर भाग 3 में हमने सभी अनुच्छेदों को पढ़ा जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित थे और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए सभी आर्टिकल्स को रखा है। मैं आपको सभी आर्टिकल्स के बारे में बता दूंगी, लेकिन साथ ही मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो लगभग सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर टिक कर दूंगी, जिससे कि आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए जान लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, उसी तरीके से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों को प्रदान किए जाने वाले एक तरीके से मौलिक अधिकार हैं। हम देखेंगे कि जब हमारा जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे बी.एन. राव जी, तो बी.एन. राव जी ने एक सुझाव दिया था उस वक्त कि हमें मौलिक अधिकारों को 2 तरीके से रखना चाहिए। 2 तरीकों के मौलिक अधिकार का प्रावधान करना चाहिए, जो कि एक जो होगा वो सीधे व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा और दूसरे राज्य के माध्यम से व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। तो जिसे कि अन्य संविधान निर्माताओं ने मिलकर ये प्रावधान किया कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है उसका नाम तो मौलिक अधिकार ही रखा, लेकिन जो राज्यों को दिए जाने वाले अधिकार थे जिनका राज्य अपनी स्वेच्छा से उपयोग कर सके, उन अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम रख दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नाम दे दिया गया। और ये इन्हें मूल अधिकार इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसे न्यायालय द्वारा पा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रखा गया। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो वर्णन है वो हमें संविधान के भाग 4 में मिलता है। भाग 1 में मैंने आपको राज्य और उसके भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। भाग 2 में मैंने नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में बताया। भाग 3 में मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे और ये भाग 4 है। भाग 4 में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें अनुच्छेद रखे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका स्रोत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें यहीं से पूछा जाता है कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो ये इसका स्रोत जो है वो आयरलैंड का संविधान है। उसके बाद हम देखेंगे यह राज्य द्वारा लागू कराए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह राज्य द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह राज्य द्वारा लागू कराया जाता है और यह राज्यों के राज्यों के लिए विकासात्मक निर्देश हैं। ये राज्य के विकास के लिए, राज्य के विकास इनडायरेक्ट में ये है कि ये व्यक्ति के विकास के लिए है जो राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन देखना चाहें, कुछ वर्गीकरण किया है। ये वर्गीकरण जो है ये कुछ विचारकों ने ही किया है, राजनीतिक विचारकों ने ही किया है। हमारे आधुनिक राजनीतिक विचारक जो भी रहे हैं उन्होंने किया है। ये जो विभाजन है ये संविधान में हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो डीपीएसपी में हम देखते हैं हर चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, उदारवादी, समाजवादी और जो ग्रामीण परिवेश है, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, हर किसी पर ध्यान दिया गया है। तो इन्हीं सबको मिलाकर हम देखेंगे कि जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, वो 3 तरीके से किया गया है। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी विचारधारा, दूसरा है गांधीवादी विचारधारा और तीसरा है लिबरल यानी उदारवादी विचारधारा। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 38, 39 से 41, 42 और ये 43, ये सब जितने भी हैं ये सब सोशलिस्ट हैं। ये समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं जिन पर हर किसी का, राज्य द्वारा हर किसी को समान अवसर दिया जाएगा, इसकी बातें करते हैं। अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग वगैरह के बारे में बोला गया है। पोषाहार, ये सब चीज़ें हम देखेंगे 47, 48 में। इन सब के बारे में जो गांधी जी के विचार हैं वो हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो लिबरल प्रिंसिपल है, उदारवादी विचारधारा है, इसमें हम देखेंगे 44 जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 हो गया अनुच्छेद 48, ये सब जो हैं 50, 51, 50 में हम देखेंगे न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका से पृथक्करण है। 51 में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। तो ये सब चीज़ें जो हैं
इसको क्लासिफाइड किया गया है कि ये समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं ये आर्टिकल, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, और कुछ जो हैं वो उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं, हमें कैसे पढ़ने हैं इनको। तो ये रहे हमारे अनुच्छेद। तो हम देखेंगे हमारा जो पहला अनुच्छेद है, राज्य की परिभाषा का वर्णन। तो अक्सर हम देखेंगे कोई भी भाग हो, जो पहला अनुच्छेद होता है वो ज़्यादातर परिभाषा के बारे में बात करता है। तो हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा यहाँ ये बोला गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो मौलिक अधिकारों में भी मैंने आपको बताया था कि भाग जो अनुच्छेद जो 12 है वहाँ पे राज्य की परिभाषा दी हुई है, तो वही परिभाषा अनुच्छेद 36 पर भी लागू होगी। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 27। तो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। यहाँ यह कहा गया है कि कोई भी ऐसे वाद जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हैं, ऐसे कोई भी वाद को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये न्यायालय से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं वहाँ अगर आपके मौलिक अधिकारों को किसी तरीके से छीनने की कोशिश होती है तो आप उसे न्यायालय के द्वारा उसे पा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर राज्य किसी के आर्थिक या सामाजिक विकास के लिए कोई कदम उठाता है और उसमें किसी कारणवश आपको नहीं इंक्लूड किया जाता, तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद जो 38 है। अनुच्छेद 38 ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है वो हमें अनुच्छेद 38 के तहत मिलते हैं। हमें इसमें राज्य जो भी है, जितने भी कल्याणकारी कार्य होंगे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाएगा। तो इसमें हम मोटे तौर पर देखें तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 39 देखते हैं। तो 39 में कहा गया है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो राज्य के लिए इसमें कुछ अनुसरणीय तत्व लिखे गए हैं। उसमें हम देखें मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, फ्री एंड लीगल एड की बात करता है, जो 39A है, ये कैपिटल में होगा। 39A जो है वो फ्री एंड लीगल एड की बात करता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। उसके बाद आज हम 40 पर आते हैं। इसमें हम देखेंगे 39 में, तो 39 का ये जो अनुच्छेद 39 का है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है हमारा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो DPSP है उसे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है। तो उसमें से कुछ गांधीयन प्रिंसिपल थे, तो जो गांधी जी के विचार थे वो हमें अनुच्छेद 40 में बखूबी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, जिसे हम देखेंगे कि 1992 में जो 73वां संशोधन लाया गया था, 73वां संशोधन लाया गया, उसके द्वारा ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई, पंचायती राज लाया गया। तो जो बिल जो था वो 1992 में लाया गया था, और 1993 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह एक्ट बन गया। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में देखेंगे हम कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यहाँ पर मोटे तौर पर ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो अक्षम होते हैं ज़्यादातर, जैसे ज़रूरतमंद लोग हो गए, जो हर तरीके का कार्य कर पाने में सक्षम नहीं हैं, या मान लीजिए महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, विकलांग हो गए, तो उनके लिए यहाँ पर शिक्षा और काम की कुछ दशाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 42 में हम देखेंगे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो प्रसूति सहायता के बारे में कहा गया है। जैसे हम देखेंगे कोई महिला यदि प्रेग्नेंट है या महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे कुछ सहायता दी जाती है कि वो काम पर ना आए और बच्चे की देखरेख और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, तो इसलिए उन्हें छुट्टी दी जाती है। तो ये अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पर न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का भी वर्णन किया गया है। अक्सर हम अभी ये चीज़ें देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा होता था कि वो ऑफिस में उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता था, या वो ऑफिस से बाहर निकले तो उनके साथ कुछ हो जाता थे, हादसे होने के चांसेस होते थे। तो इसीलिए कंपनियों को, जो भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनियां रही हैं, हर किसी के लिए ये निर्देश होते थे कि आप महिलाओं को इतने टाइम से इतने टाइम तक के काम के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं रख सकते। अगर वो लेट काम करती हैं तो उनके आने जाने का प्रबंध आप करेंगे। ये सब चीज़ों का भी
ध्यान इसी के तहत रखा जाता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो इसमें निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। निर्वाह मजदूरी यानी ऐसी मजदूरी जिससे किसी मजदूर के जीवन यापन आराम से हो सके। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है तो आप कम से कम उसे इतना दिन का वेतन देंगे या मंथ का वेतन देंगे कि जितने में उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं 43 का ये जोड़ा गया है बाद में, यह उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो ये उद्योगरत जो धंधे हैं उनसे संबंधित कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बातें की गई हैं अनुच्छेद 43 का में। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 44। तो मैंने आपको बताया था गांधीयन, लिबरल और सोशलिस्ट के बारे में। तो अनुच्छेद 43 जो है वो लिबरल दर्शन के बारे में बताता है। तो हम देखेंगे इसमें कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म कोड के बारे में बात की गई है इसमें, जिसमें सिविल यूनिफॉर्म कोड का मतलब ये होता है कि हर किसी के लिए समान संहिता या समान नियम। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 45, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो हम देखेंगे कि हमने अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में पढ़ा था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए बात किया जाता है। 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए जैसे हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है अनुच्छेद 45। उसके बाद अनुच्छेद 46 हम देखेंगे, ये विशेष उपबंध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो शिक्षा और उनके हितों के संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनके विकास के लिए यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 47। यह भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो इसमें हम देखेंगे पोषाहार और जीवन स्तर के बारे में बात किया गया है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह एक अच्छे जीवन को जी सके। ये राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के लिए ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे पर्यावरण को तैयार करे, ऐसे माहौल को बनाए जिसमें व्यक्ति के जीवन स्तर ऊंचा हो सके। और पोषाहार स्तर मतलब यानी कि स्वास्थ्य की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जो पोषण युक्त भोजन है वो लेना। तो पोषाहार की स्थापना की गई। तो ये हम देखेंगे कि हमें, आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था की गई है। उन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती रहती हैं। सरकार उनका रिव्यू कराती है, कितने लोग अंडर वेट हैं, कितने लोग ओवर वेट हैं, ये सब डाटा भी अब हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अनुच्छेद 47 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो ये भी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल से संबंधित है। यहाँ पर भी गाँव के बारे में यानी कि कृषि और पशुपालन के बारे में बात की जा रही है। तो कृषि और पशुपालन को किस तरीके से समृद्ध किया जाए, उसे किस तरीके से गाँव वालों के जीवन यापन के साथ साथ ही उनके आजीविका का भी वो स्रोत बने, इन सब के लिए यहाँ पर बातें कही गई थी। उसके बाद 48 का है। 48 में हमने देखा कृषि और पशुपालन की बात की गई थी। 48 का में पर्यावरण संरक्षण और वन संवर्धन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर पर्यावरण के संवर्धन और वन के संरक्षण के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण हो, वृक्षों, पेड़ पौधों, जंगलों आदि के बारे में, जानवरों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 49 है। अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण देता है। तो हमारे जितने भी नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, हमारे जैसे कि ताजमहल हो गया या कुतुब मीनार हो गया, तो ये सब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। हम देखते हैं इसमें से कई सारे किले जो हो गए, बहुत सारे किले हैं। आगरा का किला हो गया, ताजमहल का किला हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक राष्ट्रीय धरोहर, जो विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। तो इन सब का सम्मान करना, इनके स्मारकों को सुरक्षित रखना, ये भी व्यक्ति का एक दायित्व होगा और इनका संवर्धन और संरक्षण करना राज्य का कार्य होगा। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 50 और 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा 50 और 51। तो 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि जो भी मंत्री हैं, मंत्री हो गए, पीएम हो गए, ये सब के दबाव में न्यायपालिका यानी कि जज कभी भी कोई सुनवाई नहीं करेगा। न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं 51 जो है हमारा लास्ट अनुच्छेद है ये डीपीएसपी का, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति है, जैसे कि हम देखेंगे बहुत सारे हमारे राज्यों की सीमाएं जो हैं वो विदेशों से मिलती हैं।
तो इन राज्यों की जो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि हम देखते हैं कश्मीर में ही देखते हैं, कश्मीर में आए दिन जो घुसपैठ होती रहती है। तो इन सब की अभिवृद्धि यानी कि इन सब से सुरक्षा करना, देश को सुरक्षित रखना और शांति और सिक्योरिटी को बनाए रखना जो है वो राज्य का उद्देश्य है, राज्य के लिए निर्देश ये 51 में कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो है वो अनुच्छेद 51 में कही गई है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो बता दूंगी, तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, उसके बाद कुछ आगे कुछ और चीज़ें हैं डीपीएसपी के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उस पर मैं आपको बता देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट हमारा है 38, उसके बाद 39 है जहाँ पे फ्री लीगल एड, खास करके 39 क में ये पूछा जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत हो गया, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के बाद हम देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 42 भी कुछ हद तक पूछे जाते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 45 भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारे अनुच्छेद 50 और 51। ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसको भी इसके बारे में पढ़ना है। देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 में दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 38 में। उसके बाद हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ अंतर है, उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप ये जानना चाहें तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो उसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, जो कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है, मैंने आपको बताया। उसके बाद है मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है, यानी कि मौलिक अधिकारों में राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य आपके साथ कुछ भी मनमाना नहीं कर सकता। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों के लिए सकारात्मक है। यहाँ ये कहा गया है कि राज्य क्या कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार का क्षेत्र राज्य निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है। मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के जहाँ तक निवास करता है उन्हीं के लिए, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए ज़्यादातर, या जो भी भारत का नागरिक है उसकी बात करता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो हर किसी की बात करता है। देखिए एक तो ये व्यक्तियों की बात भी करता है, राज्य के संवर्धन की भी बात करता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे स्मारक सभी की बात करता है। ये यहाँ पर डिफरेंस है। उसके अलावा ये अन्य व्यक्तियों के लिए भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी ये बातें करता है। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है, इनका लघुकरण भी किया जा सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो नीति निर्देशक देखते हैं कभी कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया कि जैसे किसी विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे दिव्यांग हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, SC ST हो गए, इनके लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं ये इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि राज्य यहाँ पर अपने मन मुताबिक यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। उसके बाद है मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार हैं। ये व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से होते हैं और ये जो होते हैं ये राज्य के विकास पर यानी समाज के विकास पर बल देते हैं। उसके बाद है मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं को बल देता है। ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देता है। यहाँ जो नीति निर्देशक तत्व है वो ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक की बात करता है, लेकिन हम मौलिक अधिकार में देखेंगे यहाँ पर हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, आर्थिक और सामाजिक भी दी गई है, राजनीतिक भी दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। मौलिक अधिकार जो है ये सरकार द्वारा इसे कम भी किया जा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत में हम देखेंगे कि जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, तो सरकार इसमें कोई भी कमी नहीं कर सकती, क्योंकि ये राज्यों के लिए निर्देश हैं और यहाँ पर कानून बनाने और जो भी चीज़ें हैं शासन करने का जो अधिकार है वो राज्य का है। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व। तो मौलिक अधिकार जो है वो उनका कानूनी महत्व है, जिसे आप न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आदेश है, ये एक आदेश है, ये कानून नहीं है। यहाँ पर ये कानून है जिसके लिए आप सरकार कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन ये एक आदेश है जिसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये रहा हमारा मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी क्लास तो हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं, उसके बारे में आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये जान लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बारे में जो मैंने आपको अंतर बताया है, तो इनको लेकर कुछ क्लासेस थे। क्लासेस ये थे कि यानी कि मौलिक अधिकार बड़ा है या फिर DPSP बड़ा है, तो किसको सुप्रीम माना जाए, इसके बारे में
बातें, इसके बारे में बहुत बार चर्चाएं हुई, इसके बारे में जो कमेटियां भी बैठाई गई कोर्ट में। तो हम देखेंगे कि जो केशवानंद भारतीवाद था, मैंने आपको केशवानंद भारती प्रस्तावना में भी बताया था, तो केशवानंद जी जो थे, तो 1973 में केशवानंद भारती केस में ये बात सामने आया कि जो मौलिक अधिकार हैं, 1973 में था केशवानंद भारतीवाद, तो इसमें ये बात सामने आई कि जो मौलिक अधिकार है वो सुप्रीम है, वो डीपीएसपी से बड़ा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 42वें संविधान संशोधन में सरकार द्वारा ये बात तो 42वें संविधान, उसके बाद अगला हम देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। उसके बाद आता है सबसे अहम फैसला, जिसमें कि जो कि हमारा है मिनर्वा मिल्स वाद। तो ये आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ना ही फंडामेंटल राइट ऊंचा है, यानी कि ना ही फंडामेंटल राइट बड़ा है और ना ही डीपीएसपी बड़ा है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों में से ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, ये दोनों बराबर हैं। एक व्यक्ति को अधिकार देता है, एक राज्य को अधिकार देता है, करते हैं, दोनों के कार्य विकासात्मक हैं। फंडामेंटल राइट जो कि डायरेक्ट व्यक्तियों को अधिकार देता है, लेकिन डीपीएसपी जो है वो राज्य के माध्यम से ही व्यक्तियों को अधिकार देता है। तो दोनों के उद्देश्य एक हैं, दोनों की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान है, इसलिए ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, दोनों बराबर हैं और दोनों मिलकर ही कार्य करेंगे, तभी किसी भी राज्य का, किसी भी व्यक्ति का विकास होगा। तो इसलिए जो 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बराबर बताया गया है। तो हमारी क्लास यहाँ आज ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।